कैसे हाल है सोशल मीडिया वासी? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोगों ने मेरठ का नाम तो सुना ही होगा, वहीं के हम भी रहने वाले हैं। मेरठ के काफ़ी लोग मेरी वीडियो भी देखते होंगे, लेकिन मेरठ के लोगों को एक ऐसे रहस्यमय केस का आज तक नहीं पता होगा जिसके बारे में मैं अभी बात करने वाला हूँ। जब वो लोग भी सुनेंगे वो भी कहेंगे भाई वाकई इसका तो हमें पता ही नहीं। आज जरा इस केस के बारे में जानिए, और जानने के बाद आप भी हैरत में पड़ जाओगे कि एक दंपत्ति जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, फिर उनको ये काम करने की जरूरत क्या थी। कहानी पे आते हैं, कहानी जरा विस्तार से। मेरठ नौचंदी थाना क्षेत्र का एक इलाका पड़ता है शास्त्री नगर। यहाँ के रहने वाले थे चंद्रशेखर गुप्ता। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में ये ब्रांच मैनेजर थे। इनकी जो नियुक्ति थी सहारनपुर में थी। प्रतिदिन ट्रेन से इनका आना जाना था, ट्रेन से जाया करते थे, ट्रेन से आया करते थे, रोजाना का यही काम। संडे की छुट्टी घर पे रहा करते थे। इनकी पत्नी थी पूनम गुप्ता, वो घर पे रहा करती थी। एक बेटा और एक बेटी थे। बेटी की इन्होंने शादी कर दी थी। बेटी डॉक्टर थी, दिल्ली में वो रहा करती थी, और वहीं पर एक हॉस्पिटल में वो भी अपनी सर्विस देती थी। इनका बेटा जो था वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वो भी नौकरी किया करता था। यानी कि परिवार में किसी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। बेटी की शादी कर दी, बेटा नौकरी पे रहता था, वहीं पर उसने रूम ले रखा था, वहीं पर रहने था। घर पे रहा करते थे पूनम गुप्ता और चंद्रशेखर गुप्ता। एक शख्स, इनका नाम था अमित, इनके पड़ोसी थे। वो इनके घर पे आए। इन्होंने जो वहां का मंजर देखा, उनकी चीख निकल गई। आवाज सुन के पास पड़ोस के लोग आ गए। उन्होंने देखा, जिसने भी देखा वही पागल सा, भाई ये क्या हुआ। मंजर ही इतना भयानक था घर के अंदर। अब ये पुलिस को फोन कर दिया गया। पुलिस टीम उधर से आ गई। कुछ रिश्तेदार इनके आ गए, जो चंद्रशेखर गुप्ता थे, इनके रिश्तेदार भी वहां पर जमा हो गए। अब इस दौरान वहां का जो मंजर, एक महिला 27-28 साल उसकी उम्र, नग्न अवस्था में मृत पड़ी हुई है बेड के ऊपर, कपड़ा शरीर पर कोई नहीं। चंद्रशेखर गुप्ता ये ड्राइविंग रूम जो होता है वहां पे पड़े हुए हैं। इनके ऊपर भी गले पर निशान, पेट पर जख्म के निशान। इनकी पत्नी पूनम गुप्ता बेड के नीचे पड़ी हुई है। उनके शरीर पर भी गले के पर कटे के निशान और पेट पर भी कट के निशान। किसी धारदार हथियार से इन तीनों की हत्या की गई थी। अब सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, रिश्तेदार भी आ गए, मोहल्ले के लोग भी आ गए। सब चंद्रशेखर और पूनम को तो जानते थे, लेकिन वो जो नग्न अवस्था में महिला की लाश पड़ी हुई थी, उसको कोई नहीं जानता था कि ये कौन है। पुलिस आ गई। ये आईजी थे सुजीत पांडे, डीआईजी लक्ष्मी सिंह, एसएसपी जेके रविंदर गौड़, एसपी ओम प्रकाश, सीओ थाना प्रभारी। आसपास के थानों की कई पुलिस वहां पे बुला ली गई। अब देखिए, जिसको भी पता लगा कि इस घर में इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया गया और एक महिला है अंदर, और उस महिला का पता नहीं कि वो कौन है, और नग्न अवस्था में उसकी बॉडी मिली है। बहुत ही भयानक तरीके से, क्रूरता के साथ उस महिला की हत्या की गई थी। जो पूनम थी और चंद्रशेखर, इनको तो इतने निशान नहीं थे जख्म के, लेकिन वो जो 27-28 साल की महिला थी वहां, उसको बड़ी बेरहमी से मारा गया था, और कपड़ा कोई भी उसके शरीर के ऊपर नहीं था। सब यही जानने के लिए उत्सुक थे कि ये कौन है। रिश्तेदारों से पूछा, उन्होंने भी कह दिया कि पूनम को, चंद्रशेखर को जानते हैं, ये कौन है हमें नहीं पता। मोहल्ले वालों से पूछा, उन्होंने भी कह दिया कि ये तो इनके रिश्तेदार है ही नहीं, कौन है पता नहीं। इनके बेटा बेटी दोनों को, इनको भी सूचना दे दी गई थी। ये लोग भी आ गए। अब सबको लग रहा था भाई, जब घर के अंदर है, नग्न अवस्था में है, परिवार को तो जानती होगी, ऐसी बात नहीं। जब घर पे आई है ये, और परिवार में ये दो बेटा बेटी हैं इनके, ये तो इनको जानते ही होंगे। उनसे पूछा गया, बहन भाई से, उन्होंने भी इनकार कर दिया कि हमें नहीं पता ये महिला कौन है। असमंजस। पुलिस भी हैरान कि ये है तो है कौन, और यहाँ पर क्या करने आई थी, और इस हालत में ये क्या कर रही थी नग्न अवस्था में। अब जितने भी वहां पर पब्लिक इकट्ठी हो रही थी, सबको यही जानना था, महिला मरे क्यों, कैसे मरे, इससे कम ये जानने के लिए ज्यादा आतुर कि ये महिला कौन। काफी संख्या में वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई। अब देखो, इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई, काफी पुलिस बल वहां पर तैनात कर दिया गया। एक सीआरपीएफ की बटालियन भी वहां पर बुला दी गई, एक टुकड़ी बुलाई, उसको भी वहां पर तैनात कर दिया गया। कभी भीड़
आक्रोशित हो जा गुस्से में और कुछ उल्टा सीधा काम हो जा। खैर, बड़े बड़े अधिकारी थे, उन्होंने मामले को समझाया, लोगों को समझाया कि जो भी कुछ होगा देखेंगे। अब घर का मौका मुआयना किया गया। अंडरगारमेंट्स रखे हुए थे एक टेबल के ऊपर, ब्लैक कलर की जीन्स, एक टॉप, पर्स, अंडरगारमेंट्स, ये सब एक तरफ पड़े हुए थे। उसी युवती के थे जो नग्न अवस्था में थी। एक पर्स मिला, लेडीज पर्स, उसके अंदर मोबाइल, लिपस्टिक वगैरह जो भी महिलाएं रखती है ये भी उसी महिला का था। अब इस मोबाइल के जरिए पता लगा, इसके नंबर को देखा कि कौन है, किसकी है, पता लगा इस लड़की का नाम था रिया, और यहाँ से कुछ ही दूरी पर शेरगढ़ी है। रिया उर्फ रेनू कहा करते थे इसको। शेरगढ़ी की रहने वाली है ये। इसके घर में इसकी माँ है, भाई है, 2 बहनें और हैं। ब्यूटी पार्लर का ये लड़की काम किया करती है। लेकिन यहाँ घर में क्या करने आई थी जो इसकी हत्या यहाँ पे की गई। अब पुलिस इसी चीज में लगी हुई थी कि कहीं ना कहीं इस हत्याकांड में इस लड़की का जरूर कुछ ना कुछ रोल है। रिया के बाद नंबर की कॉल डिटेल निकाली गई। पता लगा इसका एक प्रेमी है, पुष्पेंद्र उसका नाम है। पुष्पेंद्र को गिरफ्तार करा, उससे पूछताछ की। पुष्पेंद्र ने कहा कि मुझे नहीं मालूम इस हत्याकांड के बारे में, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी और हम साथ में रहा करते हैं। मेरठ में एक जगह पड़ती है विकास, ये ठठेरावाड़ी, वहां पर रिया ने एक 30 लाख रुपए का एक घर बना रखा था। कार भी थी रिया के पास और स्कूटरी भी थी। रिया अपनी माँ बाप से बिल्कुल नहीं मिलती, बाप के तो देहांत हो गया था, माँ से नहीं मिलती थी, कभी कभी जाया करती थी। 1 साल से तो बहुत कम अपनी माँ के पास गई थी, नहीं तो स्कूटरी पर ही घूमती रहती थी, नहीं तो शास्त्री नगर में एक ब्यूटी पार्लर पर ही काम किया करती थी। अब पुष्पेंद्र ने जिस तरह से बताया बॉयफ्रेंड ने कि हत्याकांड में मेरा हाथ नहीं, मुझे पता भी नहीं कुछ भी, पुलिस को भी लगा कि ये वाकई में ये तो सच बोल रहा। सच झूठ पुलिस पहचान लेती है, इंसान के नजरों से, भेदभाव से, भाव से, चेहरे के जान लेती है, और ये नहीं झूठ बोल रहा, कोई और ही मामला है। अब पुलिस परेशान करें तो क्या करें। रिया के नंबर पर एक नंबर से 10 से 12 बार कॉल आई थी। उस नंबर की कॉल डिटेल निकाली गई कि कौन नंबर है, किसका नंबर है, किसने इसको इतनी कॉल की थी उसी दिन। जिस नंबर से कॉल आई थी वो नंबर किसी फर्जी आईडी पे लिया गया था। उससे रिया के पास ही कॉल गई, उसके बाद सिम उसका निकाल दिया गया। अब EMI नंबर से पता लगा कि उस मोबाइल में कोई और सिम चल रहा है, और जिसका सिम चल रहा है उस लड़के का नाम है विकास उर्फ विक्की। विकास उर्फ विक्की के बारे में पता किया गया कि ये कौन लड़का है। ये भी मेरठ का ही रहने वाला था। ये मोहल्ला, मेरठ का ही एक मोहल्ला है ये प्रवेश बिहार, ये वहां का रहने वाला था। पुलिस टीम इसके घर पे पहुंची, पता लगा विक्की तो घर पे है नहीं। इसकी लोकेशन वगैरह ट्रैक की गई। सोहराब गेट, इस दौरान 4-5 दिन बीत चुके थे। सोहराब गेट बस स्टैंड से ये लड़का विक्की, एक लड़का सचिन, एक लड़का उदयवीर सिंह, ये 3 लोग गिरफ्तार हुए। माधवपुरम बरेली के रहने वाले थे ये 2 जो थे, उदयवीर और सचिन। इनको लाके कड़ाई से पूछताछ की। मामला बड़ा था, हंगामा हुआ पड़ा था उस टाइम, 2014 की एक घटना थी। इनसे पूछा, पहले ये पुलिस को गुमराह करते रहे, इनके ऊपर जब सख्ती बरती, तीनों ये टूट गए। टूटने के बाद इन्होंने कबूल किया कि हत्या इन्होंने ही की, और हत्या का जो मकसद था करने का, इस बारे में जब पुलिस को पता लगा वो भी हैरान। उनके बच्चों को, जो बहन भाई बचे थे वो, उनको पता लगा, वो अफसोस में कि ये माँ बाप हमारे क्या करते थे घर के अंदर। मोहल्ले वाले, उनको जरा भी अंदाजा नहीं कि इस घर के अंदर क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, उनको बिल्कुल भी इल्म नहीं इस बारे में। सब लोग हैरत में पड़ गए कि ये सब क्या चल रहा था इस घर के अंदर में, और कानों कान पड़ोसी को भी इसकी खबर नहीं लगी। तीनों मर्डर के पीछे जो कहानी निकल के सामने आई वो प्यार, धोखा और सेक्स। रिया एक गरीब परिवार की बेटी, गरीबी से नफरत किया करती थी। पिताजी का देहांत हो चुका था। माताजी जो थी इनकी, उनके ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी। 2 बहन 2 भाई, बड़ी रिया। इनकी मां ने एक छोटी सी परचून की दुकान अपने ही घर में नीचे खोली। बच्चों की परवरिश इज्जत के साथ करनी शुरू की, जैसे एक इज्जतदार महिला करती हैं ऐसे ही। B.Ed तक की पढ़ाई भी की रिया ने। पढ़ाई के बाद इन्होंने ब्यूटी पार्लर का एक कोर्स किया और शास्त्री नगर में एक ब्यूटी पार्लर पर काम करने लगी। गरीबी से नफरत किया करती थी, खूबसूरत लड़की थी,
यंग खूबसूरत अमीर लड़कों को इसने फंसाना शुरू किया अमीर बनने के लिए। कई लड़के इसके संपर्क में आए, अमीर बनने के लिए सारी हदें पार कर दी। सारी हदों का मतलब आप समझ सकते हो कौन कौन सी हदें, वो सब पार कर दी। लड़कों से पैसे ऐंठे। इस काम को करते 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 एक 30 लाख रुपए के करीब का घर खरीदा इन्होंने प्रवेश बिहार में। एक कार खरीदी, एक स्कूटी, सब रिया ने अपनी मेहनत से। बहनों को पता लगा, 2 बहन और थी इसकी, दोनों बहनों को पता लगा, माँ को पता लगा, भैया को मालूम पड़ा कि रिया गंदे काम कर रही है। सब ने इसको समझाया, ये नहीं मानी। सब ने इससे दूरियां बना ली। ये प्रवेश बिहार में रहा करती थी। ये लड़का जो इसका बॉयफ्रेंड था, ये इसके संपर्क में आया, ये भी इसी के साथ वहां पे रहने लगा। काफी टाइम तक इनका रिलेशन इस तरह से चलता रहा। अब ये रिलेशन चलते चलते जो पैसे थे वो खत्म हो चुके थे। आते थे, कभी कुछ खरीद लिया करती थी, कभी कुछ ब्रांडेड कपड़े पहना करती थी, हर चीज ब्रांडेड थी। और रहती थी ऐसे कि बहुत अमीर परिवार की लड़की है, कोई भी इसके झांसे में आ जाया करता था। इस तरह की अपना रख रखाव देखभाल इस तरह की इसने कर रखी थी। जिस ब्यूटी पार्लर में ये काम किया करती थी, सुनने वाली बात है, इसी ब्यूटी पार्लर में जो ये पूनम थी, ये आया करती थी। वहां आते जाते रिया की और पूनम की कुछ बातें हो गई। बातों बातों में रिया ने पूनम से कहा कि तुम्हारा तो घर काफी बड़ा है। इसे पता लग गया था बातों बातों में कि ये पूनम अकेली रहती है, इसके जो पति वो सहारनपुर में जॉब करते हैं, शाम को आते हैं, सुबह को चले जाते हैं, इनका ये ऐसे ऐसे है, बच्चे इनके बाहर रहते हैं, बेटी की शादी कर दी। सब कुछ इसको पता लग गया था घर के बारे में। रिया ने कहा कि मुझे एक रूम किराए पे दे दो अपने घर में। पूनम ने मना कर दिया। रिया ने कहा चलो किराए पे नहीं दे सकती तो कुछ घंटों के हिसाब से मुझे रूम दे दो। पूनम इसकी बात मान गई और इसको रूम दे दिया। अब पूनम, ये रिया नए नए मर्दों के साथ इसके घर पे जाना शुरू करती है। पूनम समझ गई कि ये क्या कर रही है। चंद घंटों के 500 रुपये दिया करती थी। 2 घंटे रुके, 3 घंटे रुके, 500 रुपये आ जाया करते थे। पूनम भी खुश, जबकि इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, हर चीज थी इनके पास। पूनम को लालच आया इस बारे में। अब धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती गई। किसी को कोई खबर नहीं। आया करती थी मर्दों को साथ, मर्द को पहले बता दिया करती थी उस जगह मिलियो, वो घर है, वहां पहुंच जाओ, बाद में मैं आ रही हूँ, इस तरह से। और लड़कियां भी इसके संपर्क में थी, जिन लड़कियों के साथ ये घिनौने काम होते थे। वहां पर ग्राहक आने जाने शुरू हुए। सभी उम्र की महिलाओं के संपर्क में रिया थी। जो लड़की जवान होती थी उसको प्लॉट कहा करते थे ये लोग। 30 से 20 साल की जो महिला तो लड़की होती थी उसको फ्लैट कहा करते थे, और 16 से 20 साल की जो उसको प्लॉट कहा करते थे। जो 40 से ऊपर की महिला है, ये कोड वर्ड में बात होती थी इनकी फोन पर, जो 40 से ऊपर की उसको एक वो मकान कहा करते थे ये लोग। इस तरह से कोड वर्ड में बात होती थी कि इस उम्र की है भाई, मकान तेरा कैसा है, ठीक है, बढ़िया, अच्छा लगा, नहीं लगा, फ्लैट कैसा है, फ्लैट तो देखने में अच्छा है, इस तरह से ये बातें किया करते थे कि वो प्लॉट देख ले भाई, मैंने तेरे पास व्हाट्सएप पे भेजा एक प्लॉट, और प्लॉट को चेक कर, ठीक है, नहीं, लोकेशन अपना ठीक ठाक। इस तरह से कोड वर्ड में इनकी बातें होती थी। ये सारा डाटा मोबाइल से इनके मिला था। इस तरह से इनकी बातें होती रहती थी। इधर जो प्रेमी है वो प्रेमी मना करता था, इस काम को छोड़ दे, अपना ईमानदारी से कुछ खाएंगे, कमा लेंगे, ठीक ठाक, अब तो ठीक ठाक हिसाब किताब है। ये नहीं मानती थी, जाया करती थी। अब इसकी इन गतिविधियों में जो ये थे, इस घर के सरपंच चंद्रशेखर गुप्ता जी, ये भी संपर्क में आ गए और ये भी अपने क्लाइंट इसके पास लाने लगे। बीमा कोई बड़ा वाला कोई मिलता था इनको अमीर ज्यादा, उसको ये लालच दिया करते थे, उसको खुश करने के लिए अपने घर पे लिया करते थे। कभी रिया खुश करती थी, कभी रिया के जो संपर्क में लड़कियां थी वो खुश कर दिया करती थी, और बीमा ये करवा दिया करते थे। ये भी रिया से फायदा उठाने लगे। इनको भी पता लग गया था कि रिया हमारे घर में क्या क्या कर रही है। घर के अंदर ये सब कुछ चल रहा। पड़ोसी वड़ोसी को किसी को कोई खबर नहीं। रिया को सबसे अच्छा ठिकाना मिला था, पुलिस का छापा नहीं लग सकता, सबको पता है, एक संपन्न परिवार है, इज्जतदार परिवार है, यहाँ पे जो रहता है ऐसा कुछ काम होता है, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस घर में ये काम होते हैं। खैर, यहीं पर रहते रहते एक लड़का, जो इसका ये दूसरा बॉयफ्रेंड, इसके संपर्क में आया। ये आकाश नहीं, इसका नाम था जी साहब, विकास उर्फ विक्की। ये भी इससे पहली बार वहीं पे मिला था, उसी घर में। वो रिया इसको ज्यादा अच्छी लगी। इसने अपना प्रपोजल
कहा वो रिया मुस्कुरा गई। वो तो सबसे सेट हो जाया करती थी, इस तरह की लड़की थी। कुछ टाइम तक इसके साथ इसने रिलेशन में रही। उसके बाद जब इसने लड़के ने मना किया इसको कि इस काम को मत कर, फूल बेचने का ये काम किया करता था लड़का। अच्छा खासा इसका बिजनेस था, बहुत पैसा इसके ऊपर उठा चुका था रिया के ऊपर। रिया के ऊपर जब उसने दबाव बनाया कि इस काम को छोड़, रिया ने साफ इनकार कर दिया कि ये तो चलता रहेगा। इससे बात तक करनी बंद कर दी विकास से। इसने काफी कहा कि ऐसा मत कर, ये नहीं मानी, करती रही ऐसे ही। अब विकास का जब फोन उठाना बंद किया, विकास के दिमाग में आ गई कि इससे बदला लेना। और उस बदले के चलते इसका ये दोस्त कहीं शादी वादी में टेंट लगाया करता था। ये लड़का जो था ये बरेली का रहने वाला, शादी में टेंट लगाता था। ये माधवपुरम बरेली का रहने वाला था, उदयवीर। इससे बात की एक लड़का इस सचिन, इससे बात की, कुछ पैसों का लालच दिया, कहा कि इस तरह से उसको रास्ते से हटा दो, पैसे मैं दे दूंगा तुम्हें। ये लोग तैयार हो गए। इन्होंने एक मोबाइल सिम खरीदा फर्जी आईडी पे। सिम खरीदने के बाद मोबाइल में डाला, रिया को फोन किया, रिया फोन ही नहीं उठाती थी। कई सारी कॉल चली गई, रिया ने फोन नहीं उठाया। नए नंबरों से वो बहुत कम फोन उठाया करती थी, चतुर थी मतलब, बहुत फोन नहीं उठाया करती थी। फिर उन्होंने एक पुराने क्लाइंट का नाम लेके एक मैसेज किया कि हमने उसने भेजा है, हमें ये काम है। रिया ने वो मैसेज पढ़ा, उसके बाद इन्होंने फोन उठाया। रिया ने कहा कि सचिन से बात हुई थी कि तुम वहां पे पहुंचो, इनके घर का पता दिया, और टोपी लगा के जाना, कैप, ताकि शिनाख्त हो जाए कि तुम हो, कि बाद में मैं आ रही हूँ। वे दोनों लड़के पहुंच गए वहां, ये भी पहुंची। घर के अंदर वो पति पत्नी थे दोनों, पूनम और चंद्रशेखर गुप्ता। पूनम ने चाय बनाई, इन तीनों ने चाय पी। 100 का नोट जो उदयवीर था उस लड़के ने चंद्रशेखर को दिया कि जाके कॉन्डोम लेके आ जाओ जरा। वो घर से बाहर गया। इधर रिया ने बेडरूम में लेके गई, वहां उसने कपड़े वपड़े निकाले। जैसे ही कपड़े निकाले, सचिन गया था इसके साथ पहले। सचिन ने हमला करना शुरू कर दिया। उदयवीर भी आ गया, इंग्लिश ने भी हमला करना शुरू किया। बहुत बुरी तरह से कई सारे उसके ऊपर जब वार कर दिए, चीखी चिल्लाई, पूनम आ गई, पूनम के ऊपर हमला कर दिया। पूनम को भी वहीं ढेर कर दिया। पूनम बेड के नीचे गिर गई। अब हाथ धोए भागने के लिए तैयार। जैसे ही बाहर निकल रहे थे, दरवाजे पे पहुंचे। दरवाजा बाहर से लॉक था, जो चंद्रशेखर थे वो बाहर से लॉक करके गए थे। बैठ गए वहीं पर। चंद्रशेखर आए उधर से, दरवाजा खोला, अंदर घुसते के साथ ही दोनों ने उनके ऊपर भी चाकू से हमला करना शुरू कर दिया। उनको भी मारा। मारने के बाद देखा कपड़े खून में हो गए, इनके हाथ खून में। धोए, कपड़े कैसे धोते, कपड़े एलसीडी उतारी इन्होंने घर की। रिया की स्कूटरी वहीं पे खड़ी हुई थी, स्कूटरी ज्यादा जो खून है वो उदयवीर के कपड़ों पे लगा हुआ था। उस एलसीडी को इस तरह से इन्होंने खड़ी की, खून के जो कपड़े थे उनको छुपाने के लिए स्कूटरी पे खड़ी की बीच में, और ये लोग निकल गए। विकास के पास पहुंचे, उससे बताया काम हो गया, वो बड़ा खुश हुआ। ये लोग अपना फरार हो गए। कई दिन में ये गिरफ्तार हुए थे, लेकिन पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए जब इस केस का खुलासा किया, 20,000 रुपये का इनाम पुलिस टीम को इसमें दिया गया था। और जिसको भी इस केस के बारे में पता लगा कि इस घर के अंदर ये सब कुछ चल रहा था और कानो कान किसी को खबर भी नहीं, लोगों ने यकीन भी नहीं किया था कि एक लड़की की अय्याशी की खातिर एक संपन्न परिवार, किसी चीज की जिसको कमी नहीं, वो भी लालच में आ गया, वो चंद रुपयों के लालच में आके अपना सब कुछ ही खत्म, जिंदगी भी अपनी खत्म कर बैठा। खुश रहो, आबाद रहो, जहां भी रहो, अपना अपनों का ख्याल रखो। यहाँ ऐसी वारदातें हो जाती हैं, लोगों को सच में यकीन नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आज के दौर में मेरे भाइयों बहनों, कुछ भी हो सकता है, असंभव कुछ नहीं है। खुश रहो।